कोलकाता से खेमानी जी। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? अब ठीक है, पहले से बेटर है, सक्रिय है। भगवान स्वस्थ रखे उनको, यही हमारी बात। निशा हमारी सहयोगी है। निशा जी देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? जी सर हो रहा है सर। अच्छा, मैं 1 मिनट के नेफ्ट हो रहा हूँ, आप चेक करके पूछें उस व्यक्ति से जो आपका असिस्टेंट है कि आवाज साफ आ रही है। मैं पूछती हूँ सर, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है सर, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही थी। 1 सेकंड दीजिए, मैं पूछ लेती हूँ। पूछिए आप पूछिए, हम बात कर रहे हैं। जी सर जी। और चंदा ये बातचीत जो है 2 जगह प्रकाशित भी होगी और फिर आगे मेरी किताब में भी आएगी। और अभी मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए अभी शाम को 2 घंटे बाद रवाना हो रहा हूँ छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ गए? दुर्ग में। किस विषय पर है सब लोग? वो है भारतीय परिवेश में संस्कृति और सभ्यता, वर्तमान परिवेश में संस्कृति और सभ्यता। अच्छा विषय। हाँ। एक मिनट होल्ड कीजिए। प्रोफेसर दीक्षित सर सादर प्रणाम सर। क्या स्टार्ट कर लूं अगर आपकी परमिशन हो तो? बिल्कुल शुरू कर दी सबको। डॉक्टर अवस्थी सर, आप इंट्रोडक्शन से कुछ कहना चाहेंगे सर? फिर मैं शुरू करूँ अगर आपकी परमिशन हो। मैं बोलना शुरू करूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। जी सर जी। हमारे अब यस बोलिए। जी सर आवाज आ रही है सर। हमारे देश विदेश के इस चैनल के माध्यम से सभी सुधी श्रोताओं, पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स और साहित्य प्रेमियों को मैं डॉक्टर संदीप अवस्थी नमस्कार करता हूं। हमारे आज के विशिष्ट मेहमान हैं, वह कम से कम 60 से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख चुके हैं और बल्कि 60 भी नहीं, 100 से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख चुके हैं और देश विदेश के जाने माने विद्वान हैं। 4 से अधिक विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आलोचना के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है और दर्जनों पीएचडी थीसिस के आप जो निदेशक रहे हैं और साथ ही आपकी काफी थीसिस लिखी गई है। पत्रकारिता विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में आप ही की देन है और आप भूतपूर्व विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से और देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार, इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी का पुरस्कार, केंद्रीय संस्थान आगरा का पुरस्कार और अन्य विशेष पुरस्कार शामिल हैं। ऐसे विद्वान प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का मैं आपकी और हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्रश्नों का सिलसिला हमारी सहयोगी आगे बढ़ाएंगी। इससे पहले मैं एक प्रश्न बद्दा से पूछ लेता हूं कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की स्थापना के बाद लखनऊ में आप रहते हैं, बहुत नजदीक है फैजाबाद अयोध्या, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जिसको कहा गया नव्य दिव्य भव्य, तीनों विषय होते, एक नई अयोध्या का आविर्भाव हुआ और दिव्य रूप है ही भगवान श्री राम का जो सिरे से आविर्भाव हुआ, बालक राम का पुनरागमन। और अब भी इसलिए कि पूरा संसार बढ़ रहा है, देश विदेश के इतने सारे राम कल्पनातीत
कोई सोच नहीं पा रहा था कि इस मंदिर स्थापित हो जाने और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद इतनी अनियंत्रित भूख बढ़ेगी, प्रशासन भी एक बार घबरा गया, अनियंत्रित होने लगी। लेकिन खैर किसी तरह से प्रभु की कृपा से ही सारी व्यवस्था। अब इस समय देश को देखने तीर्थ स्थान है, उसमें अयोध्या का लगभग 4 लाख 5 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन आ रहे। छोटा शहर था, इतनी भौतिक व्यवस्था नहीं, लेकिन देखते देखते इसका इतना अधिक प्रभाव और प्रचार प्रसार हो गया कि अब तो काफी लंबी बुकिंग करानी पड़ती है, तब जाकर प्रवेश मिलता है। लोगों को पहले कह दिया जाता है कि आप पहले से टिकट निश्चित कर लीजिए, तब आई। बहुत सारे लोगों को भाई के लिए रोका गया था। आप सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी, भाई सोना आइएगा, आज भी धीरे धीरे आइए। तो ये कह लीजिए कि भारतीय संस्कृति का और राम भक्ति धारा पुनरागमन हुआ और एक वैचारिक क्रांति। तो अब मैं सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निशा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और सर से सवाल पूछें। स्वागत है। मैं दोनों सर को प्रणाम करते हुए अपनी बातचीत को शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले दीक्षित सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी, आपके माइक से आवाज इको कर रही है सर। इसका कोई कारण है जो अज्ञात है, कैसे किया जाए? चलिए चलने दीजिए। आप अगर फोन के थोड़ा सा सर पास रहेंगे तो शायद इको कम आएगा, मुझे लगता है। और पास आ जाते। अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है सर, अब इको नहीं आ रही। ठीक जी सर जी। सर मैं आपके परमिशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो इतना सुंदर परिचय ऑलरेडी प्रोफेसर अवस्थी सर ने दे ही दिया, बस मैं लेकिन फिर भी सूर्य को रोशनी तो दिखा नहीं पाऊंगी। एक शुरुआत मैं कर देती हूँ सर कि हमारे बीच में आज प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित सर हैं और ये एक जाने माने विद्वान हैं, सरस व्यंग्यकार हैं और आलोचक भी हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और इतने ही शोधार्थियों को मार्ग प्रशस्त करने में अपनी भूमिका भी निभाई है। तो हिंदी साहित्य जगत के शीर्षस्थ आलोचकों में आपका स्थान आता है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है सर कि बचपन से लेके किशोरावस्था तक, ये आपकी कॉलेज तक की जो लाइफ है और नई दुनिया में आपने कदम रखते हुए ऐसे कौन से पड़ाव आपके जीवन में आए कि आप उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर हिंदी का जो प्राध्यापक लेखक है, जो मैंने देखा कि आप प्राध्यापक थे, तो ऐसे लेखक बने, और ऐसी कौन सी छाप थी जिसने आपके जीवन में ये छाप छोड़ी कि आप उपन्यासकार और व्यंग्यकार बनने के रास्ते पर चल सके? एक संशोधन लगा दूं कि मैंने जीवन में एक उपन्यास नहीं लिखा है। मैं केवल और केवल समीक्षक हूँ, शोधार्थी हूँ और अध्यापक हूँ। सृजनात्मक लेखन से बहुत कम संबंध मेरा रहा है, केवल पाठक के रूप में या समीक्षक के रूप में उससे आमना सामना होता रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद MA PhD के उपरांत मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा। पहले जोधपुर विश्वविद्यालय में सेवा की और वहाँ 13 वर्ष रहने के बाद रीडर के पद पर लखनऊ विश्वविद्यालय आया। लखनऊ विश्वविद्यालय मेरी मातृ संस्था रही, यहीं से मैंने BA MA PhD DD यही का निकट जनपद का निवासी हूँ और ये मेरा निकटतम नगर है, तो एक तरह से इसके साथ भावात्मक लगाव रहा है। तो रिसर्च के दौरान प्राचीन साहित्य, आधुनिक साहित्य और गद्य पद्य की जितनी विधाएं हैं, भाषा शास्त्र भी, काव्य शास्त्र भी, पत्रकारिता भी, प्रयोजन मूलक या रोजगार परक हिंदी भी, अवधि भाषा साहित्य, लोक साहित्य, शोध प्रक्रिया, विश्व हिंदी इत्यादि कई सारे विषय जो मेरे अध्ययन परिधि में आते।
इन्हीं पर लेखन कार्य करता रहा। कभी कभी मनोविनोद के लिए मैंने हास्य व्यंग्य परक जिनको सटायर कहा जाता है उनका लेखन किया। अवस्थी जी को मैंने वही एक पुस्तक दी थी, सूचनाबाद। मेरा ख्याल है कि वो आपको मिली है और उसके माध्यम से आपने व्यंग्यकार और फिर उसमें व्यंग्य के साथ कथा जुड़ी ही रहती है तो वो अनुमान कर लिया होगा। ऐसा नहीं कि इस लेखन के प्रति मेरे मन में कोई वितृष्णा है या कोई असहमति है, मुझे सृजनात्मक क्षेत्र में जाने का समय नहीं मिला। यही कार्य इतना बड़ा है, आप तो स्वयं इससे जुड़ी है, इसमें जानते हैं। उच्चतर स्तर पर अध्यापन कार्य करना और उसको अधिकाधिक को सफल बनाना, सार्थक बनाना अपने में बड़ी चुनौती। फिर शोध कार्य और बड़ी चुनौती है, उसमें मौलिकता भी हो, उसमें उपयोगिता भी हो, और वो हो अगर नमूने की कृति न बन सके तो कम से कम स्तरीय तो उस दिशा में प्रयत्न करता रहा हूँ। जो जो हमको अछूते विषय दिखाई दिए, लगा कि इसमें काम करने की जरूरत है, और जरूरत भी केवल समसामयिक नारे से प्रभावित होकर नहीं तय की जाती, उसका भविष्य देखना होता है, और सबसे बड़ी बात है उसकी उपयोगिता पर विचार करना होता है। जब अध्यापन क्षेत्र में मैं आया, विशेष रूप से जब विभागाध्यक्ष हुआ, तो एक बात मुझे महसूस हुई कि हिंदी के प्रति नई पीढ़ी में उतनी रुचि नहीं है जितनी विज्ञान के विषय हुए हैं। आम विद्यार्थी या जो भागता है मेडिकल की ओर, इंजीनियरिंग की ओर, फिर सिविल सर्विसेज की ओर, शायद इसलिए, और शायद नहीं निश्चित रूप से इसलिए कि उसमें रोजगार की संभावनाएं ज्यादा है और इसलिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा है। हिंदी में छटे हुए बच्चे आते हैं जिनको शायद और जगहों पर प्रवेश नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके भीतर अपनी रुचि होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं काम करते रहते हैं और साइड बाय साइड ये काम कर लेना चाहते हैं। तो इसका निदान और समाधान खोजना मुझे जरूरी लगा। मैंने इस विषय पर विचार किया कि हिंदी को कैसे अधिकाधिक रोजगार परक बनाए। इस बात को मद्देनजर रखकर 1975-76 में मैंने एक विषय की कल्पना की जिसका नाम उन दिनों पड़ा प्रयोजन मूलक हिंदी, और उसे पहली बार अपने पाठ्यक्रम में यहाँ स्थान दिया लखनऊ विश्वविद्यालय में। अब तो आज जो भारत के 70-72 विश्वविद्यालय हैं जो इस पाठ्यक्रम को चला रहे हैं, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें भी बहुत जोर दिया गया है कि ऐसे पाठ्यक्रम सोचो जिससे स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे रोजगार मिले, नई पीढ़ी की समस्याएं समाप्त हो। तो अब काफी लोकप्रिय हो गया है। आरंभ में इस पाठ्यक्रम में 2 विषय रखे गए थे, एक पत्रकारिता और दूसरा अनुवाद। इसमें लोगों को ज्यादा बाजार दिखा था। बाद में विचार करते देखा गया कि यही 2 नहीं, लगभग 1 दर्जन विषय ऐसे हैं जिसमें रोजगार की संभावनाएं हैं, हमें तलाशनी होगी। उदाहरण के लिए मीडिया राइटिंग का अगर अभ्यास करा दिया जाए, मीडिया राइटिंग में फीचर लेखन आता है, ये फीचर अखबारों में भी चलता है, रेडियो में भी चलता है, टीवी में भी चलता है। जैसे रिपोर्टाज लेखन है, जैसे संपादकीय अग्रलेख का लेखन है, जैसे स्तंभ लेखन है। रेडियो पर जाएं तो वहाँ रेडियो वार्ताएं होती हैं, उनकी एक लेखन प्रविधि है। वहाँ परिचर्चा होती है, उनकी अपनी प्रविधि है। टीवी पर जाएं तो वहाँ भी परिचर्चा होती है, संस्मरण होते हैं, और कई तरह के रोचक कार्यक्रम जो विचार परक भी होते हैं, ज्ञानवर्धक भी होते हैं और रोजगार परक भी हो सकते हैं। तो अगर इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया जाए तो सरकारी नौकरी के बिना भी फ्रीलांसिंग करते हुए कलमजीवी बनकर रोजगार कमाया जा सकता है और एक विशेष प्रकार की ख्याति, साथ ही सृजनात्मक लेखन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है।